हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लॉ एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे पास सीआरपीसी का जो टॉपिक है उसको हम कॉग्निजेंस के नाम से या संज्ञान के नाम से जानते हैं। धारा 190 सीआरपीसी। एक तरह से आप इसको ऐसे समझिए कि पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के बीच की जो एक कड़ी है, इस धारा को हम उस कड़ी के रूप में भी जानते हैं। या ये कहिए कि पुलिस की के द्वारा की गई कार्रवाई न्यायालय में किस दरवाजे या किस रास्ते से घुसती है, इसको हम उस धारा या उस दरवाजे के नाम से या उस पैरामीटर के नाम से भी इसको समझ सकते हैं। सेक्शन 190 की हमको ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको समझने के लिए हमको कुछ चीज़ें समझनी हैं। तो पहले जो इसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर बैरक में जो लिखा है वो मैं आपको ग्राफ के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से इसको समझा दूंगा। तो आइए चलिए समझते हैं व्याख्यात्मक टिप्पणी के संबंध में क्या क्या विचार इस पे रखे जा सकते हैं या क्या क्या इसके तरीके हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं इस पे हम लोग। सेक्शन 190 सीआरपीसी, जिसको हम संज्ञान कहते हैं या कॉग्निजेंस कहते हैं। संज्ञान का वास्तव में अर्थ होता है टू अप्लाई जुडिशियल माइंड, न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किसी भी घटना के संबंध में या किसी भी ऐसी चीज जो न्यायालय में आती है, न्यायालय में डिसाइड होने के लिए आती है, उस पर जब न्यायालय अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर देता है, अपना न्यायिक मस्तिष्क उपयोग में ला देता है, उसी को हम शॉर्टकट में संज्ञान कहते हैं, कॉग्निजेंस कहते हैं। इसी के संबंध में सीआरपीसी में कुछ बातें बताई गई हैं, वो हमको समझना है। तो सीआरपीसी में जो संज्ञान होता है वो कैसे कैसे हो सकता है, ये हमको देखना है। सीआरपीसी में संज्ञान का जो तरीका है या जो प्रकार हैं वो मुख्यतः 3 तरीके से लिया जाता है। जब धारा 190 का अध्ययन करते हैं तो धारा 190 सब क्लॉज 1A, B, C, इन इस तरह से खंडों और उपखंडों में यह धारा विभक्त है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 4 पॉइंट ले लिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सीआरपीसी के अंतर्गत संज्ञान के जो तरीके हैं वो 4 तरीके हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए है, बाकी तरीका तो A, B, C का ही है। अभी आगे वाले डायग्राम में, आगे वाले ग्राफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहला जो तरीका है वो परिवाद के माध्यम से है। किसके माध्यम से? परिवाद के माध्यम से, बाई ऑन कंप्लेंट। दूसरा तरीका है पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से। तीसरा तरीका है स्वतः संज्ञान, और चौथा सूचना के आधार पे। इसको मैं बार बार चौथे क्लॉज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वास्तव में सीआरपीसी की धारा 190 में कोई चौथा क्लॉज नहीं दिया गया है। A, B और C, अगर ऐसा बोले हम तो A इसको कह दें, B ये है और C वाला ये मिक्सअप है। क्योंकि याद करने में आसानी हो इसलिए मैंने इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो सीआरपीसी की धारा 190 के अंतर्गत जो संज्ञान लेने के रास्ते या तरीके बताए गए हैं वो कंप्लेंट पर, पुलिस रिपोर्ट पर, स्वतः संज्ञान अथवा नोटिस के माध्यम से किसी भी न्यायालय, कोई भी न्यायालय किसी भी मामले में संज्ञान कर लेता है। अब आइए देखते हैं संज्ञान करने के लिए हमारे यहाँ कौन कौन कॉम्पिटेंट होता है या कौन कौन एम्पावर्ड होता है।
तो बहुत साधारण सा सिद्धांत है, संज्ञान लेता कौन है? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के साथ तो कोई शर्त नहीं है, लेकिन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है उसके साथ एक छोटी सी शर्त होती है। तो इसके बाद वाला हम अपना जो डायग्राम, जो चार्ट देखेंगे, वहाँ पे वो शर्त मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अब हम एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। संज्ञान बाय कंप्लेंट, बाय पुलिस रिपोर्ट, बाय सुमोटो, बाय नोटिस, इन 3-4 तरीकों से संज्ञान लेने की पद्धति या प्रक्रिया हमारे न्यायिक अपराध शास्त्र में बताई गई है, जो कि धारा 190 के द्वारा व्याख्यापित है। अब संज्ञान लेना कैसे है और संज्ञान लेता कौन है? और संज्ञान का मतलब होता है किसी भी मामले में जुडिशियल माइंड को अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस। ओके, तो अभी धारा 190, जब कभी धारा 190 पढ़ी जाती है तो कभी भी धारा 190 अकेले नहीं पढ़ी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। धारा 190 को पढ़ने के लिए हमको किन किन धाराओं के बारे में अध्ययन करना है ये समझ लीजिए आप लोग। सेक्शन 190, सेक्शन 199, इसके बीच में सेक्शन 193, सेक्शन 209 और सेक्शन 460। जब कभी हमको संज्ञान पढ़, अभी 2-3 धाराएं इसमें और ऐड हो सकती हैं, लेकिन बेसिक सेक्शन यही है। जब कभी सेक्शन 190 का अध्ययन करिए तो इन धाराओं के विषय में आप अच्छे से समझिए और जानते रहिए, तभी आपको धारा 190 का संज्ञान समझ में आएगा। अब इसमें एक चीज़ और आपको समझना है कि संज्ञान आप दिलवा तो रहे हैं, प्रश्न ये बनता है कि क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के अलावा और कोई संज्ञान नहीं कर सकता? यह प्रश्न अक्सर विद्यार्थियों को फंसाता है या परेशान करता है। तो सवाल ये है कि क्या किसी मामले में कोर्ट ऑफ सेशन अर्थात सत्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन अर्थात सत्र न्यायालय मामले का संज्ञान कर सकता है? तो जब हम धारा 190 की परिधि की जांच करते हैं तो हमको पता चलता है कि धारा 190 के अंतर्गत सत्र न्यायालय किसी भी मामले का संज्ञान नहीं करता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और अभी जो प्रश्न बना है इस पॉइंट पे कि क्या सत्र न्यायालय संज्ञान कर सकता है, ये जब हम सेक्शन 193 पढ़ते हैं तो हमको वहाँ से पता चलता है कि किसी भी मामले में सत्र न्यायालय डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं करता है। मतलब जब उसको धारा 190 के अंतर्गत सशक्त किए गए मजिस्ट्रेट मामले में कॉग्निजेंस करके कमिट कर देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं, तो वो मामले की कार्रवाई में आगे बढ़ता है। अर्थात इन दोनों के अलावा धारा 190 किसी को भी परमिशन नहीं देती है कि संज्ञान किया जाए। अब इसमें एक समस्या ये होती है, जैसे मैं अभी आपसे एक छोटी सी प्रॉब्लम शेयर करता हूं। पहले मैं कुछ चीजें आपके लिए लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो हमारे सीआरपीसी में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कितनी पावर होती है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को कितनी पावर होती है? क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जो पावर होती है किसी भी मामले में पनिशमेंट देने की, वो 3 साल का कारावास और 10,000 रुपए तक का फाइन। 3 साल तक का कारावास और 10,000 रुपए फाइन, ये पावर होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की जो पावर होती है वो पावर होती है 1 साल का कारावास और 5,000 रुपए तक का फाइन दे सकता है। ये इनकी पावर होती है। और जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है, कोर्ट ऑफ सेशन की जो पावर होती है वो होती है, कोर्ट ऑफ सेशन
जब हम सीआरपीसी की धारा का अध्ययन करते हैं, 28-29 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एनी पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब विधि के द्वारा प्राधिकृत या विधि के द्वारा ऑथराइज्ड कोई भी दंड सत्र न्यायालय दे सकता है। इसमें एक छोटा सा किंतु परंतु लगा है, बट अगर वो किसी को डेथ सेंटेंस देता है तो इस डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म होना चाहिए। मतलब पनिशमेंट तो कुछ भी दे सकता है सत्र न्यायालय, लेकिन अगर किसी अपराधी को मृत्यु दंड की सजा सुनाता है तो एक बार हाई कोर्ट से कंफर्म करा लो, बाकी तो सही है, तुमने ठीक ही दिया होगा। तो ये क्राइटेरिया है हमारे यहाँ। अभी चूंकि 190 पढ़ रहे हैं और 190 में मैंने इन्हीं 3 न्यायालयों का नाम लिया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड कोर्ट ऑफ सेशन का। तो प्रश्न ये है कि एक ए नाम का व्यक्ति है जिसने 2 लोगों का मर्डर किया है। एक ए नाम का व्यक्ति है जिसने 2 लोगों का मर्डर किया है। तो जैसे मान लीजिए ए ने बी और सी का मर्डर किया है, तो इसके ऊपर लगेगी आईपीसी की धारा 302, और आईपीसी की धारा 302 का जो पनिशमेंट है वो डेथ है या आजीवन कारावास है, डेथ या आजीवन कारावास। तो सवाल यहां से ये बनता है कि ए जिसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई बी और सी को जान से मारने की, इस एफआईआर पर, इसके एफआईआर पर कॉग्निजेंस कौन करेगा, संज्ञान कौन करेगा, कॉग्निजेंस कौन करेगा। तो अक्सर बच्चे फंसते हैं यहाँ पे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को तो केवल 3 साल की पावर है पनिशमेंट देने की, लेकिन मर्डर का चार्ज लगा है और मर्डर के चार्ज में जो पनिशमेंट होती है वो डेथ या आजीवन कारावास की है। तो डेथ और आजीवन कारावास के लिए ये भाई साहब तो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो फिर ये संज्ञान कैसे करेंगे। अक्सर प्रीलिम्स में या परीक्षाओं में इस तरह की प्रॉब्लम बना के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर परिस्थिति ऐसी है तो इसका संज्ञान कौन करेगा। और अगर हमारा अध्ययन कमजोर है या हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं तो हम डैम श्योर पेपर में इंसान, परीक्षार्थी व्यक्ति तनाव में रहता है और तनाव में अक्सर चीज़ें बनती हुई गलत होती हैं, तो हम ऑप्शन में संज्ञान के संबंध में कोर्ट ऑफ सेशन लगा के चले आएंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज गांठ बांध लीजिएगा, धारा 190 कहीं से भी सत्र न्यायालय को परमिट नहीं करती है। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, विधि से बड़ा कुछ नहीं। और विधि ने अगर कह दिया 190 में कि कॉग्निजेंस केवल और केवल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट ही करेगा, तो कॉग्निजेंस केवल और केवल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट ही करेगा। फिर ऑफेंस चाहे जो भी हुआ, इसके कुछ अपवाद हैं 199 में, जो अभी मैंने सेक्शंस लिखे थे यहाँ पे, इसके कुछ अपवाद हैं। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो अपवाद आपको मिल जाएगा। 199 आपको पढ़ना पड़ेगा। ये धारा 190 के साथ जिन जिन सेक्शंस को रेफर करा गया है इनको एक बार आप पढ़िएगा बैरहट से, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर कि संज्ञान कौन करेगा, संज्ञान जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास करेगा। प्रश्न ये बनता है कि क्या सत्र न्यायालय भी संज्ञान कर सकता है। तो हाँ, सत्र न्यायालय डायरेक्ट संज्ञान नहीं करता। कुछ मामले हैं सीआरपीसी के अंतर्गत जो धारा 199 के सब क्लॉज 2 में बताए गए हैं, उनमें वो डायरेक्ट संज्ञान कर लेता है, ठीक है, लेकिन अन्य मामलों में वो संज्ञान नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक चर्चा है और इसी चर्चा में अगला जो पड़ाव है वो आया कि आपको कॉग्निजेंस करना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कॉग्निजेंस करना है और सेकंड क्लास को कॉग्निजेंस करना है। इनको पता कहाँ से चलता है, पता कहाँ से चला कि किस सेक्शन में या किस अपराध में आप ही संज्ञान करेंगे, ये कहाँ से पता चलेगा। तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा शेड्यूल में। जब आप शेड्यूल सीआरपीसी का खोलोगे पहला, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि किस सेक्शन का अपराध हुआ है और वहाँ पे संज्ञान करने वाली अथॉरिटी कौन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास है, ये आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो अभी हमने संज्ञान कौन करेगा,
क्या सत्र न्यायालय भी संज्ञान करता है? संज्ञान करना है, किसको करना है, ये कहाँ से पता चलेगा? ये हमारे शेड्यूल से पता चलेगा। इतनी चीज़ें हम यहाँ से लिंकिंग सेक्शन के साथ समझ गए हैं। अब आइए हम जो हमारा बैरक्ट है उसके हिसाब से चलते हैं। हमारे बैरक्ट में क्या चीज़ लिखी है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए बैरक्ट पे आते हैं अपने हम। अब बैरक्ट के माध्यम से हमको ये समझना है, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जैसे मैंने पहले ही कहा था, मैं वहाँ पे 4 संज्ञान के तरीके लिख जरूर रहा था ताकि हमको याद रहे और आपको समझ में आ जाए, लेकिन संज्ञान करने के जो तरीके हैं वो केवल एक ही है, ठीक है? तरीके जो हैं वो ABC के माध्यम से ही बताए गए हैं, ठीक है? सेक्शन 190 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A, B, C, ऑन कंप्लेंट, ऑन PR, ऑन सुमोटो, ऑन अदर्स। अब अदर्स में वही नोटिस का कॉन्सेप्ट है। तो संज्ञान मैजिस्ट्रेट परिवाद पर लेता है, पुलिस रिपोर्ट पर लेता है, स्वतः संज्ञान लेता है और अन्य तरीकों से भी संज्ञान ले सकता है। अगर इस सेगमेंट को डिवाइड कर दें हम तो पहला हिस्सा सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2। संज्ञान करने के लिए बैरक्ट के हिसाब से चल रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें छोटा सा एक और कंफ्यूजन आता है जहाँ पे बच्चे हमेशा फंसते हैं। एक सवाल बनता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 के साथ तो कोई शर्त नहीं है, संज्ञान कर सकता है, सेक्शन 190 में क्लियर कट लिखा हुआ है। लेकिन ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास होता है बच्चों, ये एम्पावर्ड बाई CJM होता है। तो प्रीलिम्स में हमेशा प्रश्न आता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को संज्ञान लेने के लिए सशक्त कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है या CJM करता है? हाई कोर्ट करता है या CJM करता है? तो हमारे मन में हमेशा एक प्रश्न उठता है कि CJM क्यों करेगा? हाई कोर्ट तो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, तो हाई कोर्ट को ही करना चाहिए, CJM कैसे कर लेगा? हम यही गलती करके चले आते हैं। आपको ध्यान रखना है, हाई कोर्ट एम्पावर्ड नहीं करता। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एम्पावर्ड बाय CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है? तो एक ये छोटा सा ओवरव्यू। फिर इसी के साथ लिंकिंग सेक्शन है सेक्शन 460, 461, 2 धाराएं। CRPC की धारा 460 और 461 ये बताती हैं कि CRPC के अंतर्गत ऐसी कौन सी कार्यवाही है जो दूषित मानी जाती है और दूषित नहीं मानी जाती। तो कॉग्निजेंस धारा 190 सब क्लॉज 1A और B के साथ 460 सब क्लॉज E को पढ़ते हैं। नॉट विटिएट लिखा है, मतलब दूषित नहीं होगी, कार्यवाही दूषित नहीं होगी। अगर गलत तरीके से भी आपके पास अथॉरिटी नहीं थी और आपने संज्ञान कंप्लेंट पे ले लिया या परिवाद पे ले लिया तो वो कार्यवाही दूषित नहीं मानी जाती। सेम ऐसे ही 461 सब क्लॉज के अगर कुछ ऐसा है था जो आपको नहीं करना था और आपने कर दिया तो वो कार्रवाई दूषित हो जाएगी, ठीक है? तो विटिएट नॉट विटिएट का ये कॉन्सेप्ट है, ये भी प्रीलिम्स में आता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? एक छोटा सा ओवरव्यू। कॉग्निजेंस कौन 190 में, कॉग्निजेंस कब तक 468 में बताया गया है और कॉग्निजेंस का विस्तारण 473 में बताया गया है। अभी चूंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, छोटा वीडियो ही समझिए आप, शॉर्टकट में आपके प्रीलिम्स के हिसाब से जितनी चीज़ें कवर हो सकती हैं वो मैंने कोशिश की है और कवर कर भी दिया है। बाकी फिर इसके आगे का किसी एक टॉपिक, विशेष टॉपिक पे किसी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक छोटी सी जानकारी, छत्तीसगढ़ का क्रैश कोर्स अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, हम वहाँ पे उपलब्ध हैं। माइनर और मेजर सब्जेक्ट के अलग अलग कोर्सेज उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें आपको प्रिंटेड नोट्स, प्रॉपर टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व पेपर, सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वहाँ से कॉन्टैक्ट करिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।